नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आपका स्वागत करता हूं। और आज हम रीतिकाल के नामकरण और उसके काल निर्धारण पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास को हम प्रमुख रूप से 3 कालों में विभाजित करते हैं: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो जो ये मध्यकाल है, इस मध्यकाल को भी 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। पहला पूर्व मध्यकाल और दूसरा उत्तर मध्यकाल। जैसा कि हम जानते भी हैं और पढ़ भी चुके हैं, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल से हम लोग जानते हैं और इसी तरह से उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से हम जानते हैं। जो पूरा मध्यकाल है वह लगभग 1375 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक का माना जाता है। उसमें से जो प्रथम पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल भी कहते हैं, उसे 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक माना जाता है और रीतिकाल को 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक माना जाता है। जब हम विक्रमी संवत की बात करते हैं तो आप सभी को यह जानना भी आवश्यक है कि विक्रमी संवत और ईस्वी सन में क्या अंतर है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी यह नहीं जान पाते हैं और वे हमेशा ही दुविधा का अनुभव करते हैं विक्रमी संवत और ईस्वी सन में। तो देखिए, जो ईस्वी सन, जैसे अभी हम 2021 में प्रवेश कर गए हैं, तो यह जो सन होता है यह अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार होता है। और एक जो भारतीय कैलेंडर है, जिससे में हम अपने सभी 12 महीने गिनते हैं, जिसमें चैत्र से हम नव वर्ष की शुरुआत मानते हैं। चैत्र मास की प्रतिपदा से, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हम अपने नव वर्ष का प्रारंभ मानते हैं। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो ये जो हम महीनों की गिनती करते हैं, इसको भारतीय कैलेंडर के अनुसार गणना कहते हैं। और इस कैलेंडर का प्रारंभ महाराज विक्रमादित्य ने किया था। तो इसलिए जहाँ से इस कैलेंडर की शुरुआत होती है, वहाँ से जो ये वर्ष कहा जाता है, ये विक्रमी संवत कहा जाता है। उन महाराज विक्रमादित्य के नाम से ही इसको विक्रमी संवत के नाम से जाना जाता है। और ये जो विक्रमी संवत है, यह अंग्रेजी के वर्ष से, जिसको हम, जैसे अब हम 2021 में हैं, तो उससे 57 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जब विक्रमी संवत 57वां था, तब पहला ईस्वी सन आया था। तो 57 वर्ष बड़ा विक्रमी संवत को हम कह सकते हैं। तो यदि आपको 2021 में ये पता करना है कि अब विक्रमी संवत कौन सा है, तो हम ये कर सकते हैं कि 2021 में साधारण रूप से 57 की संख्या को हम जोड़ देते हैं, तो वो हमारे पास विक्रमी संवत आ जाता है। अब 2021 में 57 यदि हम जोड़ते हैं तो वो 2078 इस प्रकार से हमारे सामने संख्या आती है। क्योंकि लेकिन अभी चैत्र आया नहीं है, तो नव वर्ष अभी शुरू नहीं हुआ है, तो 2020 में जो था वही हम मानते हैं। 2020 में ही 57 प्लस करके जो बनेगा, यानी कि 2077, वही हम विक्रमी संवत अब भी मान सकते हैं। और जैसे ही चैत्र आएगा मार्च अप्रैल में, तो वो 2078 इस प्रकार से विक्रमी संवत हो जाएगा। तो यदि आपको ईस्वी सन से विक्रमी संवत में आपको परिवर्तन करना है, तो उसमें
57 की संख्या को जोड़ देंगे। और यदि आपको विक्रमी संवत से ईसवी सन में आपको किसी वर्ष का पता करना है कि यदि जो विक्रमी संवत जैसे हमने यहाँ कहा कि विक्रमी संवत 1375 से और विक्रमी संवत 1900 तक ये हिंदी साहित्य का मध्यकाल रहा है, तो यदि हम उस आधार पर देखें तो 1375 में से यदि हम 57 को घटा देंगे, यदि 1375 में से 57 को घटा देंगे तो हमारे पास ईसवी सन आ जाएगा। तो यदि हम ऐसा करके देखें तो सन 1318 जो ईसवी सन होगा वही विक्रमी संवत 1375 होगा। और ऐसे ही यदि हम विक्रमी संवत 1900 में से हम 57 वर्ष घटा देंगे तो वो सामान्य रूप से हमारे सामने आता है 1843 ईस्वी। तो ईस्वी सन में वह 1843 होगा। तो इस प्रकार से आप कोई भी इस प्रकार की दुविधा ना रखें विक्रमी संवत में और ईस्वी सन में। जहाँ भी इन दोनों वर्षों का जिस प्रकार से हम गणना करते हैं, वर्षों की गणना पद्धति का जहाँ भी आपको वर्णन मिले तो आप उसको बड़ी ही सरलता से समझ सकते हैं कि यदि आपको ईस्वी सन से विक्रमी संवत में आपको परिवर्तन करना है तो उसमें सामान्य रूप से आप 57 की संख्या को जमा कर दें, जोड़ दें। और यदि आपको विक्रमी संवत से ईस्वी सन में आपको परिवर्तन करना है तो आप बिल्कुल सामान्य रूप से 57 की संख्या को उसमें से घटा दें। तो आप इन्हीं बातों को ध्यान रखेंगे तो आपको जो कालक्रम निर्धारण है रीति काल का वह बिल्कुल अच्छे से आपको पता लग जाएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं कि रीति काल का नामकरण किन किन आधारों पर विद्वानों के द्वारा किया गया है। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जो नामकरण रीति काल का किया गया है, जिन जिन आधारों पर वह नामकरण किया गया है उन आधारों की उपयुक्तता, उन आधारों का औचित्य कि वे आधार किस सीमा तक उचित हैं और विद्वानों के जो मत हैं वे किस सीमा तक उपयुक्त प्रतीत होते हैं, उन सब पर भी चर्चा करेंगे। अंत में एक निष्कर्ष भी निकालेंगे कि ये जो इतने सारे नाम किसी भी काल को दिए जाते हैं तो उनमें से जो सबसे समीचीन, सबसे उपयुक्त जो नाम होगा वह हम कौन सा ले सकते हैं और उसके आधार क्या क्या हैं। देखिए, जहाँ तक साहित्य के इतिहास में हम विभिन्न कालों का नामकरण करते हैं तो साहित्य इतिहास के विभिन्न कालों का नामकरण करते हुए कुछ आधार हमेशा ही जो आलोचक होते हैं या जो इन बातों पर विचार करते हैं, जो चिंतक या विचारक व्यक्ति होते हैं, वो कुछ आधारों के आधार पर ही या कुछ बातों के आधार पर इस बात का निर्णय करते हैं कि अमुक काल का क्या नामकरण होना चाहिए। जैसे हमने देखा अभी तक साहित्य के इतिहास में आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल में भी भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, उसके बाद छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो ये जो सब नाम इस प्रकार से रखे गए हैं तो उनमें हम देखते हैं कि कई बार तो जो उस समय का साहित्य होता है, उस समय का जो साहित्य होता है उस साहित्य की विषय वस्तु क्या है, प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, उस साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, उस आधार पर नामकरण किया जाता है। जैसे भक्ति काल का नामकरण उस समय के प्रमुख जो साहित्य की प्रवृत्ति है, साहित्यिक प्रवृत्ति है भक्ति की, क्योंकि उस समय साहित्यिक प्रवृत्ति प्रमुख रूप से विद्यमान रही है तो उसे भक्ति काल का नाम दिया गया। ऐसे ही यदि हम आधुनिक काल में देखें तो भारतेंदु काल, तो उसमें साहित्य के काल निर्धारण करते समय तो किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर भी उस काल का नाम रख दिया जाता है, जो व्यक्ति उस पूरे काल के साहित्य को प्रभावित
करने में सक्षम रहा हो, कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व हो जिससे उस पूरे काल का साहित्य प्रभावित रहा हो। उसमें हम भारतेंदु काल को देख सकते हैं कि वो इतनी बड़ी शख्सियत हुए, इस प्रकार के विशेष व्यक्तित्व हुए जिनके नाम से उस काल को जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने उस काल को बहुत हद तक प्रभावित किया था। उसके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उसके बाद के हिंदी साहित्य को बहुत अधिक प्रभावित किया, तो इसलिए उस काल को द्विवेदी काल के नाम से भी हम जानते हैं। फिर उसके बाद प्रवृत्ति के आधार पर ही हम छायावाद नाम देते हैं। और फिर अब देखिए, जो प्रगतिवाद है वह केवल एक साहित्यिक विचार नहीं था, साहित्यिक धारा वह नहीं थी, अभी तो हम उस समय की पूरी राजनीति में देखते हैं कि इस प्रकार का एक प्रगतिवादी आंदोलन चला हुआ था और उसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा और साहित्य में भी उसी प्रकार की रचनाएं लिखी जाने लगी। तो उस समय प्रगतिवाद नाम दिया गया। तो इसी प्रकार से जो रीतिकाल नाम है, यह भी अलग अलग विद्वानों के द्वारा इसका भी नामकरण किया गया और उन्होंने अपने अपने ढंग से इस युग के साहित्य की विशेषताओं को अपने दृष्टि में रखते हुए इसका नामकरण किया। और किसी भी युग के साहित्य का नामकरण करते हुए उस युग की सारी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, इन सब परिस्थितियों को भी एक आलोचक को या एक विद्वान को अपनी दृष्टि में रखना होता है और उस युग के समस्त साहित्य को अपने दृष्टि में रखना होता है और फिर विश्लेषण करके ही उस साहित्य के इतिहास के उस काल का, उस अमुक काल का नामकरण किया जाता है। रीतिकाल का नामकरण करने से संबंधित जो सबसे पहले हम प्रमुख विद्वान देखते हैं वे थे मिश्र बंधु। और हम ये जानते हैं कि उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा जिसे हम मिश्र बंधु विनोद के नाम से जानते हैं। और उन्होंने इस ग्रंथ में इस रीतिकाल को अलंकृत काल के नाम से अभिहित किया। उन्होंने इस काल को अलंकृत काल कहा। अब ये बात भी विचारणीय है कि उन्होंने इस काल को अलंकृत काल क्यों कहा। जब हम रीतिकाल के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को देखते हैं तो उसमें हमें अलंकरण की प्रवृत्ति विशेष रूप से दिखाई देती है। और अलंकरण की प्रवृत्ति के साथ ही हम ऐसा भी देखते हैं कि उसमें काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना की प्रवृत्ति भी हमें प्रमुख रूप से दिखाई देती है। श्रृंगारिक रचनाओं की प्रमुखता भी उस काल के साहित्य में हमें दिखाई देती है। और मिश्र बंधुओं ने अलंकृत यानी अलंकार से जो यहाँ तात्पर्य लगाया है वह समस्त काव्य के अंगों से ही उन्होंने इसका तात्पर्य लगाया है, जिसमें रस, अलंकार, छंद, रीति, वक्रोक्ति, नायिका भेद, काव्य के गुण दोष इत्यादि सब सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार के ग्रंथों की रचना जो कि शास्त्रीय पद्धति पर आधारित थे, उस प्रकार के ग्रंथों की रचना इस काल में की गई थी। और उस वृहत अर्थ में ही, क्योंकि उस समय अलंकार संप्रदाय जो था, जो कि संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा से चला आ रहा अलंकार संप्रदाय था, उसमें इन सभी तत्वों को, काव्य के जितने भी अंग होते हैं उन सभी अंगों को, सभी तत्वों को सम्मिलित किया जाता था। और इसी व्यापक अर्थ में मिश्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल कहा है। मैंने अभी इस काल के साहित्य की जिन प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा यहाँ पर की है, उन प्रमुख प्रवृत्तियों की संक्षिप्त चर्चा मैंने यहाँ पर की है। बिल्कुल एक तरह से मैंने उनका संक्षिप्त सा परिचय ही दिया है। उनकी विस्तृत चर्चा हम जब रीतिकाल के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा करेंगे तो बिल्कुल विस्तार से जो भी काव्य अंग हैं या जो भी मैंने शब्दावली का प्रयोग किया तो उसको हम बड़े ही विस्तार से समझेंगे भी।
अभी तो के लिए क्योंकि हम नामकरण पर चर्चा कर रहे हैं तो उसी पर हमें केंद्रित रहना आवश्यक है, तो इसीलिए इनकी यहाँ पर अभी हम विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी तो केवल आप इतना ही याद रखें कि इस रीति काल में, इस इतिहास के इस साहित्य में जो है इस प्रकार की ही प्रमुख प्रवृत्तियां थी। तो मैं ये बता रहा था कि अलंकार शब्द का प्रयोग संस्कृत काव्य शास्त्र में बड़े ही व्यापक रूप में किया जाता था। जैसे हम देखते हैं कि उपमा अलंकार या अनुप्रास अलंकार या जो भी अलंकार हम पढ़ते हैं, तो केवल इसी को अलंकार नहीं कहा जाता था, अपितु काव्य में जितने भी अंग होते हैं, जैसे रस हो गया, छंद हो गया, काव्य के गुण दोष हो गए या नायिका भेद हो गया, इन सब को काव्य का अलंकार माना जाता था। और ये कहा जाता था कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जितने भी तत्व हो सकते हैं, जितने भी अवयव हो सकते हैं, उन सभी को हम अलंकार की श्रेणी में रखते थे, उन सभी को अलंकार कहा जाता था। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे इस शब्द का रूढ़ अर्थ केवल इन्हीं उपमा, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि अलंकारों तक ही सीमित रह गया। उससे रस, छंद, गुण दोष इत्यादि का बोध नहीं होता था। तो धीरे धीरे इसका अर्थ जो है संकुचित होता गया। और मिश्र बंधुओं ने जो प्रयोग किया है अलंकृत काल, तब तक तो यह जो अर्थ है वह बिल्कुल इस तरह से संकुचित हो ही गया था। तो इसलिए मिश्र बंधुओं के इस नामकरण को बहुत से विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया। उनका ये मानना था कि यदि केवल अलंकृत काल ही इस काल को कहा जाए तो इस काल की जो कविताएं हैं, इस काल का जो साहित्य है, जो काव्य है, उसमें जो रस तत्व है या काव्य के जो और तत्व हैं उनकी अनदेखी होती है, उनकी उपेक्षा हो जाती है या उनका बोध इस नाम से नहीं हो पाता। क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि इस काल में केवल और केवल कविता में अलंकार ही था, काव्य में अलंकार ही था, यानी कि अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण इत्यादि अलंकार ही थे, बल्कि इस काल के काव्य में नायिका भेद, रस, काव्य के गुण दोष, छंद इत्यादि पर भी काफी साहित्य लिखा गया था और काफी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखे गए थे। इसके अतिरिक्त जो अलंकृत काल है, यह केवल काव्य के बाह्य पक्ष को ही द्योतित करता है, केवल बाह्य पक्ष को ही उजागर करता है। उससे जो काव्य की आत्मा है, जिसमें हम रस इत्यादि को, और जो कि इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति थी, श्रृंगार की रचनाएं इस काल में लिखी गई थी, श्रृंगारिक रचनाओं को भी यह नाम स्वयं में सम्मिलित नहीं कर पाता है। तो विद्वानों का मत था कि ये जो अलंकृत काल नाम इस काल को दिया गया, वह क्योंकि अलंकार शब्द का अर्थ धीरे धीरे संकुचित हो गया था, तो यह उन सभी तत्वों को सम्मिलित नहीं कर पाता है जो कि इस काल की विशेषताएं रही हैं। और हम ये तो अवश्य ही जानते हैं कि साहित्य के इतिहास का नामकरण, उसमें से किसी काल का नामकरण करते हुए हमें उस नाम में उस काल की समस्त विशेषताओं को सम्मिलित करना ही चाहिए। जहाँ तक संभव हो यही आवश्यक है कि उस काल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको तो उस नाम में सम्मिलित किया ही जाए, उस नाम से उस काल की प्रमुख जो प्रवृत्ति है वह उभर कर सामने आए। लेकिन विद्वानों का मत है कि अलंकृत काल से ऐसा संभव नहीं हो पाता है, अतः इस नाम को भी व्यापक स्तर पर स्वीकृति नहीं मिली। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने एक हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम था हिंदी साहित्य का अतीत। तो उसमें इन्होंने इस काल को श्रृंगार काल नाम दिया। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि यह तो बात बिल्कुल निश्चित ही है कि इस जो रीति काल है, इस काल
के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगारिक रचनाएं ही रही हैं। बहुत अधिक श्रृंगारिक रचनाएं इस काल में लिखी गई, तो उन्होंने इसलिए इस काल को श्रृंगार काल नाम दिया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा रीतिकाल का जो यह नामकरण किया गया श्रृंगार काल के नाम से, तो इसको कुछ विद्वानों ने तो स्वीकार किया, लेकिन बहुत से विद्वानों ने इस नाम पर भी अपनी आपत्ति की। उन्होंने इस नाम के संदर्भ में भी अपने विचार व्यक्त किए कि यह नाम भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि देखिए, जो यदि हम इस बात को देखें कि रीतिकाल के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगार रही है, तो श्रृंगार के हम रस के अंतर्गत पढ़ते आए हैं कि संयोग पक्ष और वियोग पक्ष, दो पक्ष होते हैं, और जो श्रृंगारिक रचनाएं होती हैं उनमें एक स्वाभाविकता भी होनी चाहिए और दोनों ही पक्षों का उसमें वर्णन होना चाहिए। लेकिन क्योंकि उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी और कवि दरबारों में कविताएं लिखते थे, दरबारी कवि बन गए थे, और साथ ही जो उस समय के सामंत थे या जिन दरबारों में कवि कविताएं लिखते थे, उन दरबारों में इस प्रकार का वातावरण था कि वहाँ संयोग श्रृंगार जो रस है उसकी रचनाएं ही प्रमुख रूप से लिखी जाती थी। वियोग श्रृंगार की इस काल में इतनी अधिक रचनाएं नहीं लिखी गई, कुछ दो चार कवियों को छोड़कर। तो इससे हम ये देखते हैं कि श्रृंगार की रचनाओं के अतिरिक्त भी इस काल में जैसे काव्य शास्त्रीय ग्रंथ बहुत से लिखे गए, क्योंकि इस काल के जो कवि थे उनको आचार्य का कर्म भी साथ ही साथ करना पड़ा। कवि तो वे थे ही, लेकिन उन्हें आचार्य का कर्म भी साथ ही साथ करना पड़ा। कवि कर्म की शिक्षा वे जो अपने आश्रयदाता होते थे, जिन सामंतों के यहाँ वे दरबार में कविताएं रचते थे, उन आश्रय दाताओं को कवि कर्म की शिक्षा देने के लिए उन्होंने बहुत से ऐसे ग्रंथों की रचना की, जिन्हें हम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कहते हैं, जिनमें इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के सभी नियम या इस प्रकार की सभी बातें लिखी जाती हैं कि कविता, एक अच्छी कविता कैसे कही जाए, एक अच्छी कविता कैसे लिखी जाए, कि उसमें अलंकार का प्रयोग कैसे हो, रस का प्रयोग कैसे हो, छंद का प्रयोग कैसे हो, उसमें नायिका भेद का वर्णन किस प्रकार से किया जाए। तो ये जो ग्रंथ हैं, जो कि काव्य क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, उसे कैसे लिखा जाए, एक अच्छे काव्य के क्या गुण होने चाहिए, इन सभी ग्रंथों को काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कहते हैं। तो इन काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना भी बहुत मात्रा में इस काल में हुई। उसके अतिरिक्त वीर काव्य और राज प्रशस्ति, यानी कि अपने जो आश्रयदाता हैं, राजा हैं, उनकी प्रशंसा से संबंधित काव्य, और भक्ति परक काव्य, नीति परक काव्य भी इस काल में कुछ न कुछ लिखा ही गया। तो इस सबसे यदि हम श्रृंगार काल, हम इस काल को नाम दे देते हैं, तो जो ये प्रवृत्तियां जो हमने अभी जिनका वर्णन किया, काव्य शास्त्र के ग्रंथ या वीर काव्य या राज प्रशस्ति के काव्य या भक्ति काव्य या नीति काव्य, इन सब की अवहेलना हो जाती है। श्रृंगार काल नाम देने से इन सब को हम इस नाम में सम्मिलित नहीं कर पाते हैं। तो फिर बहुत से विद्वानों ने यह मत दिया कि यह श्रृंगार काल नाम भी इस काल के लिए उपयुक्त नाम नहीं है। दूसरी बात यह भी हमारे सामने आती है कि क्योंकि देखिए, जब हम किसी साहित्य के काल का नामकरण करते हैं, तो यह प्रयास रहना चाहिए कि उस नाम में उस समय की राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, कलात्मक सभी परिस्थितियां उस नाम में परिलक्षित हो जाएं। यदि ऐसा संभव है तो उस नाम में वे सभी परिस्थितियां परिलक्षित हो जानी चाहिए। जैसे हमें आधुनिक काल को, आधुनिक काल जो हमने नाम दिया है, तो आधुनिक काल में क्योंकि वो फिर धर्म का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो,
संस्कृति का क्षेत्र हो, सभी में एक आधुनिकता का दौर हमें देखने को मिला था। तो आधुनिक काल जो है वो केवल साहित्य के लिए ही प्रयोग नहीं किया जाता, अपितु उस आधुनिक काल नाम से उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक इत्यादि परिस्थितियां भी परिलक्षित होती हैं। तो प्रयास यही किया जाता है कि जो भी नामकरण साहित्य के किसी इतिहास के किसी काल का किया जाए तो वह उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक इत्यादि परिस्थितियों को भी अपने अंदर समाहित कर ले। तो यह देखा गया, क्योंकि जो श्रृंगार काल नाम दिया गया है उस श्रृंगार से तो केवल साहित्यिक प्रवृत्ति का ही पता चलता है, क्योंकि ये श्रृंगार काल जो है वो एक प्रमुख रूप से साहित्यिक प्रवृत्ति ही है। तो उस समय की अन्य जो परिस्थितियां थी उनको यह नाम सम्मिलित नहीं कर पाता है, अपने अंदर समाहित नहीं कर पाता है। अतः बहुत से विद्वानों ने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा दिए हुए इस नाम को भी स्वीकार नहीं किया। इसके बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने एक साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ लिखा। उनके ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और उसमें उन्होंने इस रीतिकाल को कला काल के नाम से अभिहित किया। उन्होंने इसे कला काल कहा। अब देखिए, ये नाम भी विद्वानों के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, और इसके लिए उन्होंने तर्क दिए कि क्योंकि कला जो ये है ये केवल कला के क्षेत्र तक ही सीमित रह जाएगा, और कला के क्षेत्र में भी साहित्य के लिए कोई विशेष इसमें प्रवृत्ति नज़र नहीं आती। अब कला तो मूर्ति कला, चित्रकला, सारी ही कलाएं हो सकती हैं, और ये उस संबंध में ही ज़्यादा बोध कराएगा। तो विशेष साहित्यिक प्रवृत्ति का इससे बोध नहीं होगा, और ना ही उस समय के जो सामाजिक, राजनीतिक इत्यादि परिस्थितियां हैं उसका ही बोध इससे हो पाएगा। हालांकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने तो कलाकाल इसलिए इस काल को नाम दिया था क्योंकि उनका मानना था कि इस काल में जो कविता का कला पक्ष है उस पर जो रचनाकार हैं उनका अधिक ध्यान रहा है। देखिए, कविता में दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है भाव पक्ष और एक होता है कला पक्ष। तो जो भाव पक्ष होता है उससे तो हम यह अभिप्राय लगाते हैं कि उस कविता में क्या कहा गया है, वह कविता किन भावों को अपने पाठक तक पहुंचाना चाहती है, उसका कथ्य क्या है, उसका मैटर क्या है, वो संदेश क्या देना चाहती है, वो उस सबको भाव कहते हैं। और कला पक्ष में ये सभी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें अलंकार, रस, उसमें नायिका भेद, छंद, उसमें गुण, दोष इत्यादि, ये सभी उसके कला पक्ष में आते हैं। तो ये बात तो सत्य भी है, निश्चित भी है ये बात कि इस काल में कवियों का जो प्रमुख जो बल है वो कविता के कला पक्ष की तरफ रहा है। लेकिन फिर भी इस कला काल के जो ये नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया उसको विद्वानों के द्वारा इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि कला शब्द से तो सभी प्रकार की कलाओं का बोध होता है, और ये केवल बाह्य पक्ष की तरफ ही संकेत करता है, कविता के बाह्य पक्ष की तरफ ही संकेत करता है, उसके भाव पक्ष को बिल्कुल ही नकार देता है। और देखिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि किसी कविता में कोई भाव हो ही ना, उसमें केवल कला पक्ष ही कला पक्ष हम देखें, क्योंकि कविता जब लिखी गई है तो उसमें भाव पक्ष भी सम्मिलित होगा। और बहुत से कवि ऐसे भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इस काल में केवल और केवल कला पक्ष को ध्यान में रखकर ही काव्य की रचना की गई है। बहुत से कवियों ने बहुत ही सुंदर मार्मिक भावों का चित्रण भी इस युग की कविताओं में किया है। तो इन आधारों पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा के इस नाम को भी विद्वानों के द्वारा पूरी स्वीकृति नहीं मिली। इसके बाद डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल ये विद्वान हुए, इन्होंने इस काल को नाम दिया काव्य कला काल। अब देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो कला काल नाम दिया था उस कला में बस काव्य शब्द इन्होंने एक अतिरिक्त लगा दिया और फिर उस आधार पर इसे काव्य कला काल नाम दिया गया। तो ये नाम भी बड़ा ही सामान्य सा दृष्टिगोचर होता है, और इसमें भी केवल काव्य के बाह्य पक्ष की तरफ ही संकेत किया गया, और कलाकाल
में थोड़ा सा परिवर्तन करके ही यह नाम दिया गया। इसलिए ये भी नाम सामान्य होने के कारण विद्वानों की स्वीकृति नहीं पा सका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि ये कहिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन में एक मील का पत्थर सिद्ध हुए हैं, और उन्हीं के द्वारा लिखे गए साहित्य इतिहास के ग्रंथ को आधार मानकर आगे भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। तो वह एक प्रकार से एक मानक ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास का माना जाता है, और उस ग्रंथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीति काल कहा है। हालांकि उन्होंने भी यह माना है कि यदि इस काल के भाव और प्रवृत्ति को देखा जाए तो प्रमुख रूप से इसमें श्रृंगार की ही प्रधानता रही है और श्रृंगार काल नाम दिया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम ग्रंथ रचना की पद्धति इस काल की देखें कि इस काल में ग्रंथ रचना की पद्धति क्या थी, किस रीति के आधार पर, किस मार्ग का अनुसरण करके इस काल में ग्रंथों की रचना की गई, काव्य की रचना की गई, तो हम इसको रीतिकाल यदि नाम दें तो वही सबसे उपयुक्त दिखाई देता है। इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र, इन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन में बहुत मौलिक विचार प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने भी रीतिकाल नाम को ही सबसे उपयुक्त माना है। तो अब हम चर्चा करेंगे इस रीतिकाल के नाम पर ही कि इस युग को रीतिकाल क्यों कहा जाए और यह रीतिकाल नाम इतना उपयुक्त क्यों है। देखिए, रीति जो शब्द है उसका अर्थ होता है मार्ग या पद्धति कि जैसे हम रीतिवाचक विशेषण भी पढ़ते हैं, उसमें यह होता है कि कैसे का उत्तर दिया जाता है, वह विशेषण इसी प्रकार का होता है। माफ कीजिएगा, क्रिया विशेषण हम पढ़ते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो उसमें इस प्रकार के क्रिया विशेषणों को सम्मिलित किया जाता है, धीरे धीरे, तेज, यानी कि हम कहें कि वह धीरे धीरे चलता है, वह तेज चलता है, तो इसमें एक प्रकार की रीति दिखाई गई है, चलने की रीति दिखाई गई है, तेज या धीरे जो भी उस प्रकार की रीति हो। तो रीति का एक अर्थ तो यह हुआ कि मार्ग या पद्धति, कि किस पद्धति का अनुसरण करके या किस मार्ग का अनुसरण करके किस प्रकार से कैसे काव्य की रचना की गई। इसके अतिरिक्त रीति शब्द का एक और अर्थ कौशल के रूप में भी लिया जा सकता है, स्किल, कौशल के रूप में भी इसका अर्थ लिया जा सकता है। और एक और अर्थ रीति शब्द का हम देखते हैं कि रचनात्मक उपादान, रचनात्मक उपादान यानी रचना के जो अंग होते हैं, किसी भी रचना के अंग, उसमें भाव पक्ष भी हम सम्मिलित कर सकते हैं, कला पक्ष भी सम्मिलित कर सकते हैं, रस, अलंकार, छंद, इसके अतिरिक्त नायिका भेद, गुण, दोष, शब्द शक्तियाँ इत्यादि सभी कुछ हम इसमें जितने भी काव्य के घटक होते हैं, जितने भी काव्य के अंग होते हैं, उन सबको हम सम्मिलित कर ही सकते हैं। अब यदि हम रीति शब्द के इन अर्थों के आधार पर यदि इस काल के साहित्य का मूल्यांकन करें या इस काल के साहित्य को रीति शब्द के अर्थों के अनुसार देखें, तो हम पाएंगे कि जो रीति काल का साहित्य है उसकी सभी प्रवृत्तियां लगभग इस रीति काल के नाम में समाहित हो जाती हैं। इस काल में एक विशेष पद्धति के अनुसार काव्यों की रचना हो रही थी, रचनाएं लिखी जा रही थी, जिसमें काव्य शास्त्रीय परंपरा, उसके अतिरिक्त दरबारी संस्कृति से प्रभावित होकर साहित्य लिखने की परंपरा, या यूं कहें कि अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए लिखे गए साहित्य की पद्धति। तो ये जो पद्धति शब्द है, ये जो इस प्रकार का मार्ग के संबंध में जो इस रीति शब्द का अर्थ है, तो ये एक विशेष प्रकार की पद्धति, एक विशेष प्रकार की रीति हमें उस काल में दिखाई देती है कि उस विशेष रीति के अनुसार ही अधिकतर साहित्य उस समय लिखा गया।
अब देखिए, मैंने ये कहा कि रीति शब्द का एक अर्थ यह भी होता है कि उसमें काव्य के सभी अंग सम्मिलित होते हैं, उसमें काव्य के सभी घटक सम्मिलित होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जितने भी काव्य शास्त्र के संप्रदाय हमारे देश में, हमारे साहित्य के इतिहास में, काव्य शास्त्रीय परंपरा में प्रचलित रहे हैं, उनमें से एक संप्रदाय का नाम रीति संप्रदाय भी रहा है। और जिस प्रकार से रसवादियों ने काव्य के सभी अंगों को रस में सम्मिलित कर दिया, अलंकारवादियों ने काव्य के सभी अंगों को अलंकार में सम्मिलित कर दिया, वैसे ही जो रीतिवादी आचार्य थे, रीति संप्रदाय का अनुसरण करने वाले जो विद्वान थे, उन्होंने काव्य के सभी अंगों का रीति तत्व में समाहार कर दिया था। उन्होंने काव्य के सभी अंगों को रीति तत्व में सम्मिलित कर लिया था। तो उस परंपरा के कारण ही ऐसा होता रहा कि रीति शब्द का एक अर्थ यह भी हमेशा काव्य शास्त्र में लगाया जाता रहा कि काव्य के जितने भी अंग हैं वे सब रीति में सम्मिलित हैं। तो इसलिए रीति शब्द से इस प्रकार के अर्थ का भी बोध होता है। और क्योंकि इस युग का साहित्य था, उसमें काव्य के सभी अंगों पर चर्चा की गई है, क्योंकि काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखने की परंपरा तो निश्चित रूप से इस साहित्य में रही है। तो इसलिए ये जो रीति शब्द है, ये इस प्रकार से उस जो समय का साहित्य है उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों, उसकी प्रमुख विशेषताओं को अपने अंदर समाहित कर लेता है। इस रीतिकाल नाम को लेकर कुछ विद्वानों ने इस नाम पर भी अपनी आपत्तियां की। इस नाम को लेकर भी उन्होंने इसकी उपयुक्तता और अनुपयुक्तता पर विचार किया और यह कहा कि जो इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगार की प्रवृत्ति है, वह इस रीतिकाल में सम्मिलित नहीं होती। लेकिन जो इस नाम के समर्थक विद्वान थे, उनका कहना था कि जो साहित्य का इतिहास और उसका नामकरण होता है, तो वह नामकरण जो है वह अपना अर्थ विस्तार कर लेता है, क्योंकि रीति शब्द के इतने सारे अर्थ हैं और रीति शब्द इतने सारे अर्थों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। और क्योंकि ये जो है, जब ये काव्य के साथ जुड़ता है, तो काव्य के साथ जुड़ने के कारण अब रीति, क्योंकि पद्धति है, एक विशेष प्रकार का मार्ग है, विशेष प्रकार की पद्धति है, तो काव्य के साथ जुड़ने से यह इस प्रकार का अर्थ भी पा गया है कि इस युग में एक नायिका भेद और श्रृंगारिक ग्रंथ लिखने की, श्रृंगारिक रचनाएं लिखने की रीति पद्धति रही है। इस युग में नायिका भेद और श्रृंगारिक रचनाएं लिखने की पद्धति रही है, तो इसलिए ये श्रृंगार से भी जुड़ गया है और उस अर्थ को भी कहीं न कहीं अपने अंदर समाहित कर लेता है। इसके बाद ये तर्क दिया गया कुछ विद्वानों के द्वारा कि इस काल में जिस आधार पर ये रीति काल नाम दिया गया है कि इसमें काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना पद्धति के अनुसार साहित्य की रचना की गई है, तो उस आधार पर देखें तो इस काल में ऐसे भी कवि हुए हैं जिन्होंने काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना नहीं की, उन्होंने शुद्ध रूप से कविताएं लिखी हैं। उन्होंने ऐसे ग्रंथ नहीं लिखे कि जिनमें कवि कर्म की शिक्षा भी दी जाए, तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे काव्य के ही, शुद्ध रूप से काव्य के ही ग्रंथ लिखे हैं। तो उन कवियों की उपेक्षा हो जाती है, क्योंकि वो तो फिर हम रीति के अनुसार नहीं लिखते, तो उनको रीति काल में कैसे मान सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि फिर हम इस काल को रीति काल नाम कैसे दे सकते हैं। लेकिन इस संबंध में दूसरे विद्वानों ने यह तर्क दिया कि क्योंकि जो और नाम हमने देखे, श्रृंगार काल या और जितने भी नाम देखे, उनमें भी तो किसी न किसी प्रवृत्ति की अवहेलना हो ही जाती है। लेकिन फिर जब हम रीति काल नाम देते हैं तो उसमें ऐसे कवियों के लिए ये कह दिया जाएगा कि रीति मुक्त कवि, जिन्होंने इन रीतियों के अनुसार, इस पद्धति के अनुसार ग्रंथों की रचना नहीं की, शुद्ध कविताएं लिखी, केवल शुद्ध काव्य ही लिखा, आचार्य कर्म नहीं किया, तो उन कवियों को हम रीति काल के अंदर ही एक और वर्ग रीति मुक्त के नाम से बना दें,
तो फिर इस काल का जो नाम है, रीतिकाल नाम है, यह बिल्कुल ही समीचीन प्रतीत होता है और उसमें उस काल की सारी विशेषताएं सम्मिलित हो जाती हैं। रीतिकाल नाम की एक और विशेषता को विद्वानों ने बताया है, और वह विशेषता यह है कि इस नाम से उस युग की समस्त राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक इत्यादि विशेषताओं को भी बोध कराया जा सकता है। अर्थात इस नाम से उस युग की इन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि परिस्थितियों के बारे में भी एकदम पाठक के मन में रीतिकाल नाम सुनते ही यह बात आती है कि एक विशेष रीति से ही ये सब परिस्थितियां भी प्रभावित थी, और एक विशेष रीति के अनुसार ही ये सब परिस्थितियां भी उस समय विद्यमान थी। तो यह भी एक कारण था कि इस नामकरण को बहुत से विद्वानों ने स्वीकार किया, और आज भी हम इस नाम को ही स्वीकार करके उस काल को रीतिकाल नाम से ही जानते हैं। बाकी जितने भी नाम विद्वानों के द्वारा इस काल के लिए सुझाए गए, उनमें किसी न किसी विशेषता की, किसी न किसी तत्व की अवहेलना हो जाती थी, लेकिन जो ये रीतिकाल नाम दिया गया, इसमें प्रमुख रूप से किसी भी उस काल की विशेषता की, उस काल के साहित्य की विशेषता की अवहेलना नहीं हो पाती है। अतः बाद में सभी विद्वानों के द्वारा इस काल के लिए रीतिकाल नाम को ही सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। अब हम इस काल के कालक्रम निर्धारण पर चर्चा करेंगे कि इस काल को कब से कब तक माना जाए। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक माना है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 1700 से पहले यानी कि 1699 में दूसरा काल था और 1700 में एकदम यह काल आ गया, और बिल्कुल जैसे ही 1900 इस विक्रमी संवत आया तो यह काल समाप्त हो गया। साहित्य में कभी भी ऐसा नहीं होता है। साहित्य में जो एक प्रवृत्ति आती है वह बहुत पहले से आना प्रारंभ होती है, और धीरे धीरे वह प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में उभर कर हमारे सामने आती है, और धीरे धीरे ही वह क्षीण होती जाती है, और फिर वह धीरे धीरे बिल्कुल ही न्यून मात्रा में हो जाती है या समाप्त हो जाती है। हम जिन प्रमुख प्रवृत्तियों की बात रीतिकाल में करते हैं, चाहे वह श्रृंगार परक रचनाएं लिखने की प्रवृत्ति हो या काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखने की परंपरा हो, ये तो भक्ति काल में भी प्रचलित थी। नंददास, कृपाराम इत्यादि और केशवदास जो कि भक्ति काल के ही कवि माने जाते हैं, तो इन तीनों कवियों ने ही काव्य शास्त्रीय रचनाएं और इसके अतिरिक्त श्रृंगार परक रचनाएं भी लिखी थी। अब हम ये देखते हैं कि जो कृष्ण भक्त कवि थे उन्होंने बहुत सारी श्रृंगार परक रचनाएं लिखी हैं, और नंददास, सूरदास ने भी साहित्य लहरी लिखी, नंददास ने रस मंजरी लिखी, कृपाराम ने हित तरंगिणी लिखी, और केशवदास ने रसिक प्रिया और कवि प्रिया ये रचनाएं लिखी। तो ये सभी काव्य शास्त्रीय परंपरा की रचनाएं थी। लेकिन क्योंकि उस समय भक्ति काव्य बहुत अधिक मात्रा में लिखा जा रहा था, और ये जो रचनाएं थी, ये रचनाएं इक्का दुक्का या बहुत कम मात्रा में ये रचनाएं लिखी गई थी, इसीलिए उस काल को भक्ति काल कहा जाता है। ऐसा नहीं था कि भक्ति काल में श्रृंगार की कोई रचना नहीं लिखी गई या काव्य शास्त्र से संबंधित कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया, बल्कि बहुत न्यून मात्रा में इन ग्रंथों की रचना हुई थी। और दूसरा, जो उस समय कृष्ण भक्त कवियों ने जो श्रृंगारिक रचनाएं लिखी थी, उनमें भक्ति की प्रधानता अधिक थी, और जो बाद में जो भक्ति परक रचनाएं लिखी गई, जिसको हम रीतिकाल कहते हैं, उसमें भी भक्ति परक रचनाएं लिखी गई, लेकिन उनमें श्रृंगारिकता अधिक थी। जो कृष्ण भक्त कवि थे भक्ति काल के, उनका उद्देश्य भक्ति करना था, उस परमात्मा को प्राप्त करना था। लेकिन जो रीतिकाल में जो कृष्ण राधा के ऊपर जो भी काव्य लिखा गया, उसका उद्देश्य कहीं भी भक्ति परक नहीं दिखाई देता, अपितु
उसका उद्देश्य तो ऐसी श्रृंगारिक रचनाएं लिखकर जिनसे उनके आश्रयदाता का मनोरंजन हो सके, और राधा कृष्ण का तो केवल बहाना था। उन्होंने तो ऐसी श्रृंगारिक रचनाएं ही लिखी, भक्ति के चौखटे में जड़कर उन्होंने ऐसी श्रृंगारिक रचनाएं लिखी कि जिनसे उनकी जो विलासात्मक वृत्ति है, आश्रयदाताओं की विलासात्मक वृत्ति है, उसको संतुष्टि मिल सके और उनका मनोरंजन हो सके। तो श्रृंगार और भक्ति, ये दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां भक्ति काल में भी प्रचलित थी और रीति काल में भी प्रचलित थी, लेकिन अंतर इतना है कि भक्ति काल में भक्ति प्रमुख थी और श्रृंगार गौण था। यानी कि भक्ति जो है वो प्राइमरी थी और श्रृंगार सेकेंडरी चीज थी। लेकिन रीति काल में भक्ति गौण हो गई और श्रृंगार मुख्य हो गया, प्रमुख हो गया, यह अंतर था। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह था कि कोई भी प्रवृत्ति एकदम से ही साहित्य में प्रकट नहीं हो जाती है, अपितु वह धीरे 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 विकसित होती है, और जब वह प्रमुख अवस्था में किसी काल में हमें दिखाई देती है तो हम ये मानते हैं कि अब इस काल में हमें यह प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है, तो उस प्रवृत्ति को उस काल की प्रमुख प्रवृत्ति मान लिया जाता है। तो इसलिए ये, क्योंकि जो ये 1700 विक्रमी संवत और 1900 विक्रमी संवत ऐसा कहा गया, ये तो केवल सुविधा के लिए ऐसा कह दिया गया है कि हमें ज़्यादा जैसे 1683, 1685 इस तरह से ना देखना पड़े, सीधा सा एक हिसाब किताब हो कि 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक। और यदि हमें ईस्वी सन में बदलें तो इसका अर्थ क्या लगेगा कि 1643 1643 ईस्वी सन से 1843 1843 ईस्वी सन तक रीतिकाल को हम मान सकते हैं, इसकी समय सीमा को हम मान सकते हैं। इस संबंध में लगभग सभी विद्वान यही मानते हैं कि जो चिंतामणि हुए हैं, एक कवि हुए हैं रीतिकाल में चिंतामणि, उनसे रीतिकाल का प्रारंभ माना जाता है। और जब भारतेंदु जी साहित्य के क्षेत्र में उदित होते हैं, भारतेंदु जी का जन्म सन 1850 में हुआ था, तो 1843 इसीलिए रामचंद्र शुक्ल जी ने भी रखा है कि जब से भारतेंदु जी का पदार्पण साहित्य में होता है, तब से हम ये मानते हैं कि वो रीतिकाल की जैसी परंपराएं थी, जिस प्रकार की पद्धति से साहित्य लिखा जा रहा था, उसमें परिवर्तन आया और आधुनिक काल हमें साहित्य के क्षेत्र में देखने को मिलता है। और ऐसा भी नहीं है कि भारतेंदु जी आए और भारतेंदु जी के आते ही सब कुछ एकदम बदल गया, बल्कि वह भी धीरे धीरे ही सब कुछ परिवर्तित हुआ है और धीरे धीरे यह रीतिकाल की जो प्रवृत्ति है, रीतिकाल की अवधि है, या वैसा साहित्य लिखने की परंपरा है, वह धीरे धीरे क्षीण होती गई और वह समाप्त हो गई। और रीतिकाल के इस काल क्रम निर्धारण को अधिकतर विद्वानों ने एक मत से स्वीकार भी किया है कि यह 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक का काल रहा है। तो इस संबंध में अधिक कोई मतभेद हमारे सामने नहीं आए हैं। चिंतामणि से प्रारंभ होकर और जब भारतेंदु का उदय होता है तब तक ये इस काल को हम मान सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने रीतिकाल के नामकरण और उसके कालक्रम निर्धारण पर विस्तृत चर्चा की है। मैंने प्रयास किया है कि आप सभी को सभी विद्वानों के मत और उनके प्रति उनके विरोध में दिए गए जो तर्क हैं वे सभी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि संबंध में आपकी कोई समस्या हो या शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख सकते हैं। रीतिकाल की प्रवृत्तियों पर भी और उसकी परिस्थितियों पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। आपका धन्यवाद।